नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम अक्टूबर 2022 के दौरान जितने भी आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से जो भी चेंजेज हुए हैं, उन पे बेस्ड एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है अक्टूबर पे बेस्ड। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एज पर लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज शुड अपॉइंट इंटरनल ओम्बड्समैन लेटेस्ट बाई। देखो, पहले तो समझो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कौन कौन सी हैं। पहली है हमारी सिविल, दूसरी है क्रिफाई मार्क, ठीक है, क्रिफाई मार्क। फिर है हमारी इक्विफैक्स, इक्विफैक्स, और चौथी है हमारी एक्सपीरियन, एक्सपीरियन। ये चार हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जहां से हम क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। इनके लिए आरबीआई ने बोला है कि आपको इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना है। क्यों बोला है ऐसा? वो इसलिए बोला है कि जो इनके पास कंप्लेंट जाती हैं सीआईसीज के पास, ये क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आरबीआई ने बोला है अब आप करिए इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करिए। इसकी डेट दी है, वो डेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या होगा, ये जो इनके पास कंप्लेंट आएंगी, ये जाएंगी रिव्यू के लिए इंटरनल ओम्बड्समैन के पास में। रिव्यू के बाद उसको रिजेक्ट करना है या उसके फेवर में जाना है, इसका डिसीजन ये डिसाइड करने के बाद में सीआईसी जो उस पर डिसीजन देगी। तो इंटरनल ओम्बड्समैन का काम क्या रहेगा, जो ये कंप्लेंट जाती है उनको रिव्यू करना। ओके, उसके लिए इन्होंने टाइमलाइन दी है आरबीआई ने कि इस डेट तक आपको इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना है। ये टाइमलाइन क्या है? 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 24, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23। तो करेक्ट आंसर है इसका 1 अप्रैल 2023 तक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को अपना इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एज पर लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइन ऑन रेटिंग ऑफर्ड बाय द रेटिंग एजेंसी। आप जानते हैं ना, रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती हैं। जैसे आपकी ये है एक रेटिंग एजेंसी है ना जिसका भी ये क्रिसिल है, इंडिया रेटिंग है, स्मेरा है, या ब्रिक वर्क है, ये रेटिंग एजेंसी हैं। अब इन्होंने देखो, आरबीआई ने क्या बोला है, इफ द लेंडर नेम एंड फैसिलिटीज रेटेड डिटेल आर नॉट अवेलेबल इन द रेटिंग रेशनल। देखो, आपने रेटिंग की किसी की, एक तो बैंक का नाम, बैंक या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो भी है, समझो कैनरा बैंक ने किया है, एक तो ये मिसिंग है। दूसरा, फैसिलिटी जिसको रेट कर रहे हो आप, उसके बारे में डिटेल नहीं है, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन अगर इसमें अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन द रेटिंग रेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2023, बैंक टू असाइन रिस्क वेट ऑफ दिस मच परसेंट वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल और कैपिटल एडिकेसी पर्पज ऑन द एक्सपोजर इरेस्पेक्ट ऑफ द रेटिंग इशूड बाई। कोई भी रेटिंग दी हो रेटिंग एजेंसी ने, उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर लैंडिंग का लेंडर का नाम नहीं है और जो फैसिलिटी रेट की है उसके बारे में डिटेल्स नहीं है रेटिंग रेशनल में, तो इसको अनरेटेड माना जाएगा और इस पे जो रिस्क वेट असाइन होगा वो होगा अनरेटेड का, यानी 100%। 100% एज एप्लीकेबल टू अनरेटेड एक्सपोजर। तो करेक्ट आंसर समझ आ गया आपको, 100% और एज एप्लीकेबल टू अनरेटेड एक्सपोजर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर्स आर लाइसेंस्ड बाई आरबीआई। सबसे पहले तो समझे हम स्टैंड एलोन प्राइमरी डीलर्स होते क्या हैं, फिर हम समझेंगे कितने हैं और कौन कौन से हैं। देखो, जो फॉरेक्स का बिजनेस होता है उसके लिए आरबीआई फॉरेन करेंसी बिजनेस के लिए लाइसेंस देती है। लाइसेंस किस किस को देती है? एक तो बैंक्स को देती है, ठीक है, और दूसरा लाइसेंस देती है प्राइमरी डीलर्स को, ठीक है। ये प्राइमरी डीलर्स जो हैं इनको लिमिटेड पावर्स रहती हैं। इसमें स्टैंड अलोन जो प्राइमरी डीलर्स हैं उनको लिमिटेड पर्पज के लिए, लिमिटेड पर्पज के लिए लाइसेंस दिया जाता है, यानी कि ये पूरी फैसिलिटीज नहीं दे सकते कस्टमर को, ठीक है। अब देखिए, अब आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने इनको हाल ही में क्या किया है, कैटेगरी 1 के जो डीलर होते हैं, कैटेगरी 1 के जो डीलर हैं उनके इक्विवेलेंट इनको पावर्स एनेबल कर दी हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, एक तो ये स्ट्रेंथन हो जाएंगे प्राइमरी डीलर्स जो है, पर इनके स्ट्रेंथन होने से क्या फायदा होगा, फायदा होगा कस्टमर्स को जो फॉरेक्स में डील करते हैं, जो फॉरेक्स के कस्टमर हैं उनको अपना करेंसी रिस्क मैनेज करना और इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा जब ये प्राइमरी डीलर्स स्टैंडर्ड प्राइमरी डीलर हैं, जो इनको पावर्स ज्यादा मिल जाएंगी। अब इनको पावर बन जाएगी किसकी, कैटेगरी 1 जो ऑथराइज डीलर हैं उनकी पावर्स इनको मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये तो बात हो गई जो समझाने वाली थी। 1 सेकेंड मैं इसको रब कर देता हूं, अब आ जाइए आप।
ये पूछा है कि ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स कितने हैं, हाउ मेनी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स आर देयर, है ना, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो ये डीलर्स कितने हैं, 5, 6, 7 और 10, ये डीलर्स हैं आपके, टोटल डीलर्स हैं, 1 सेकेंड, टोटल जो डीलर्स हैं आपके प्राइमरी डीलर्स वो हैं 7। अब ये 7 कौन कौन से हैं, एक है आपका गोल्डमैन सैक्स, गोल्डमैन सैक्स, दूसरा है मॉर्गन स्टैनली, तीसरा है आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला है गोल्डमैन सैक्स, दूसरा है मॉर्गन स्टैनली, तीसरा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, चौथा है नोमुरा, NOMURA, पांचवा है पीएनबी गिल्ड्स, पीएनबी गिल्ड्स, सिक्स है एसटीसीआई, और सातवां है आपका एसबीआई डीएफएचआई। चार तो ये हो गए, और तीन मैंने बताया आपका गोल्डमैन सैक्स, दूसरा मॉर्गन स्टैनली, और तीसरा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ये 7 जो है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका, 7। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, which of the following category of primary dealers were recently permitted by RBI to offer all foreign exchange market मेकिंग फैसिलिटी एज करेंटली परमिटेड टू कैटेगरी 1 ऑथराइज डीलर्स। ये तो आंसर अभी हमने बताया है, ये आपको स्टैंड अलोन, मैंने सेपरेट इसका क्वेश्चन इसलिए बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो आंसर क्या गया, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पिछले क्वेश्चन में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, 7 प्राइमरी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और उनको क्या क्या पावर्स दिए, वो सारा हमने डिस्कस किया। तो आंसर इसका क्या आ गया, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। अब बात करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन पे। व्हाट इज द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS, प्रीवियसली एलिजिबल बोरोवर्स अंडर सिविल एविएशन सेक्टर। देखो, जो ECGLS 3.0 आया था मार्च 2022 में, ठीक है, मार्च 22 में, इसमें जो सिविल एविएशन सेक्टर था उसको जो इसमें कवरेज किया था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में जो फंड्स बैंकों को देना था, वो था 50% ऑफ देयर फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन द रेफरेंस डेट विद ए मैक्सिमम ऑफ 400 करोड़। ठीक है, अभी कितना कर दिया इसको, ये 50% को कर दिया 100%, इसलिए क्वेश्चन बन रहा है, और ये 400 करोड़ को कर दिया है 1500 करोड़। क्लियर है। तो ये पूछा है प्रीवियसली एलिजिबल, ECGLS प्रीवियसली एलिजिबल अंडर सिविल एविएशन। सिविल एविएशन में पहले लिमिट क्या थी, 50% फंड बेस या नॉन फंड बेस जितना भी ले रखा है उसका आउटस्टैंडिंग का 50% आपको ECGLS में मिल जाएगा, मैक्सिमम था 400 करोड़। तो आंसर क्या आ गया आपका, C, 50% ऑफ देयर फंड बेस और नॉन फंड बेस लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन द रेफरेंस डेट विद ए मैक्सिमम ऑफ 400 करोड़। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी फॉर एयरलाइन कंपनीज अंडर ECGLS 3.0 हैज बीन रिसेंटली इंक्रीज्ड टू। अब देखो कितनी इंक्रीज कर दी, 50% वाला आंसर गलत है, 100 कर दी, ये 1000 करोड़ वाला भी गलत है, 400 करोड़ वाला भी गलत है, मैंने आपको बताया 1500 करोड़ और 100%। तो 100% ऑफ देयर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन द रेफरेंस डेट विद ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1500 करोड़। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये था ECGLS 3.0 के बारे में, एविएशन सेक्टर पे क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन लेंगे हम 7, ये है MSME के बारे में। द मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैज नोटिफाइड दैट in case of an upward change in terms of investment in plant and machinery or equipment or turnover or both and consequent reclassification and consequent reclassification, an MSME enterprise shall continue to avail all non-tax benefit of the category it was in before the reclassification। देखो, एक माइक्रो यूनिट थी वो कन्वर्ट हो गई स्मॉल में, या स्मॉल यूनिट थी वो कन्वर्ट हो गई मीडियम में, तो इनको नॉन टैक्स बेनिफिट जो मिलते थे, नॉन टैक्स बेनिफिट कैसे मिलते थे, जो जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स के जो बेनिफिट मिलते थे, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के, डिलेड पेमेंट के, ये 1 साल की बजाय अभी इसको कर दिया गया है 3 साल के लिए। तो 3 साल तक ये बेनिफिट इनको मिलते रहेंगे। इन बिफोर द, जो क्लासिफिकेशन से पहले जैसे माइक्रो में थी अभी स्मॉल में आ गई, तो 3 साल तक माइक्रो के इनको फायदे मिलते रहेंगे। नॉन टैक्स बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपवर्ड चेंज इंस्टेड ऑफ 1 year। पहले 1 साल था, उसको बढ़ा के अभी कर दिया 3 year। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, 3 year इज द राइट आंसर।
अब अगला क्वेश्चन लेते हैं फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, अनहेज फॉरेन करेंसी। एज पर द लेटेस्ट अनहेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनहेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर की जो गाइडलाइंस हैं, एज पर द अनहेज, देखो ये UFCE कई एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। जो बैंकों का फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है उसमें हेज और अनहेज कितना है। ओके, अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, बैंक शैल एसर्टेन द फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, बैंक फॉरेन करेंसी एक्सपोजर का इंश्योर करेंगे, पता लगाएंगे, ऑफ ऑल एंटिटीज एटलीस्ट ऑन एन हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और एनुअल बेसिस। बैंक shall consider the item maturing or having cash flow over the period of next 5 years। देखो, एक तो इसका आंसर पहले समझ लो, इसका आंसर क्या है। देखो इसका आंसर है एनुअल। एक तो बैंकों का काम क्या है, एनुअल बेसिस पे ये एसर्टेन करना कि फॉरेन करेंसी एक्सपोजर कितना है ऑल एंटिटीज का, ठीक है, कम से कम एनुअली उसको रिव्यू करना है। दूसरा, बैंक शैल कंसीडर द आइटम मैच्योरिंग और हैविंग कैश फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट, अगले 5 साल में जो कैश आउटफ्लो होगा, कैश फ्लो होगा, उसका भी ये कंसीडरेशन इसमें करेंगे जब ये अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर की को जब इसके बारे में पता लगाएंगे कि कितना है बैंकों का एनुअल बेसिस पे, तो इस आइटम को भी ध्यान रखेंगे। यानी कि बैंक शैल कंसीडर द आइटम मैच्योरिंग और हैविंग कैश फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 इयर्स, इसका भी ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं। आरबीआई सेटअप ए कमेटी in April 21 to undertake an comprehensive review of the working of asset recovery company। ARC जो हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? सिंपल क्वेश्चन पूछा है। सुदर्शन सेन, जयंत कुमार दास, रविशंकर, टी रविशंकर और बीपी कानूनगो। करेक्ट आंसर है आपका मिस्टर सुदर्शन सेन। आरबीआई ने अप्रैल 2021 में, अभी चूंकि इन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइंस दी है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रैल 2021 में कमेटी बनाई थी कंप्रिहेंसिव रिव्यू के लिए, किसके लिए? एसेट रिकवरी कंपनीज के लिए। तो उसके चेयरमैन कौन है, ये इसमें पूछा है मिस्टर सुदर्शन सेन। अब देखो एसेट रिकवरी कंपनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एज पर द रिवाइज गाइडलाइन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन एसेट रिकवरी कंपनीज, द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर ARC इज इंक्रीज टू दिस मच एंड द सेम इज टू बी अचीव्ड बाय 31/3/2026। देखो जो एसेट रिकवरी कंपनी है उनके लिए मिनिमम नेटवर्थ थी पहले 100 करोड़, अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया है 300 करोड़। ये तो इसका आंसर हो गया डी। और ये अचीव करना है 31/3/26 तक, परंतु ये फेज वाइज करना है। 200 करोड़ इनको करना है नेटवर्थ को 31/3/2024 तक, 2024 तक। यही क्वेश्चन पूछा गया है। 31/3/26 तक कितना अचीव करना है? 300 करोड़। 31/3/2024 तक कितना अचीव करना है ये पूछा जाए तो आंसर आएगा आपका 200 करोड़। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? डी, 300 करोड़। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। एसेट रिकवरी कंपनीज शैल इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी रिसीट, एसआर जिसको कहते हैं, एट ए मिनिमम ऑफ दिस % ऑफ ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी रिसीट इशूड बाय देम अंडर ईच स्कीम on an ongoing basis till the redemption of all the SRs issued under such scheme. Either 15% of the transfer investment in the SRs or 2.5% of the total SRs issued, whichever is higher, 10% or 2.5, 15% or 5% और 15% of transfer investment in the SRs। इसका करेक्ट आंसर क्या है वो देख लीजिए। ARC shall invest in security receipt at a minimum of either 15% of transfer investment in security receipt or 2.5% of the total SR issued, whichever is higher, of each class of SR issued by them under each scheme on an ongoing basis till the redemption of all the SR issued under such scheme। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका? करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द मिनिमम maximum extent of guarantee extended by NCGTC अंडर न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ स्टार्टअप्स? देखिए एक हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें
आपकी जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का प्रोविजन किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का प्रोविजन किया गया है। अब देखिए, फाइनेंस कौन करता है? या तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक करेंगी, या एनबीएफसीज करेंगी, या सेबी से जो रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हैं जिनको एआईएफ्स कहते हैं, ये फाइनेंस करेंगे इस पे। तो इनको क्रेडिट गारंटी इसमें मिलेगी। ठीक है। अब इसमें पूछा है मैक्सिमम क्रेडिट गारंटी कितनी है? 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ और 1 करोड़। ये तो सिंपल सा सवाल है, तो इसका आंसर तो है आपका 10 करोड़। 10 करोड़ तक की इसमें गारंटी मिलेगी। अब देखिए, कुछ और चीजें जो आपको समझनी जरूरी है, क्वेश्चन हर एक पे बनाया नहीं जा सकता। अब देखो, इसमें गारंटी कौन देगा? गारंटी देगा एनसीजीटीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। मैक्सिमम कवरेज कितना है? ये क्वेश्चन मैंने बना दिया 10 करोड़ रुपीस का। अब गारंटी फीस कितनी है? इसमें गारंटी फीस है 2%। नॉर्थ ईस्टर्न में अगर है तो गारंटी फीस है 1.5%। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका। फिर कवरेज कितना है? देखो 10 करोड़ तक का कवरेज है, तो 3 करोड़ तक का अगर डिफॉल्ट करते हैं तो 80% कवरेज है। मोर देन 3 करोड़ है, सॉरी, मोर देन 3 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ है, तो कवरेज है आपका 75%। और मोर देन 5 करोड़ का अगर डिफॉल्ट है तो कवरेज है आपका 65%। ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई स्कीम लाई है सीजीटीएमएससी की, यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, सीजीएसएस। ये भी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है, तो इसको ठीक से याद कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 10 करोड़ रुपीस। ओके। देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया, द गारंटी फीस पेबल। अभी मैंने बताया 2% और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 1.5%। गारंटी फी पेबल टू एनसीजीटीसी अंडर न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, सीजीएसएस के लिए तो 2% ऑफ अमाउंट डिसबर्स और आउटस्टैंडिंग, और फॉर यूनिट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड ऑफ वुमेन एंटरप्राइजेज, नॉर्थ ईस्टर्न और वुमेन एंटरप्राइज के लिए है 1.5%। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसमें? सी इज द राइट आंसर। ये हमने पहले ही कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 में। अब लास्ट के दो क्वेश्चंस ले रहा हूं। मार्केट रेगुलेटर सेबी इशूड ए वाइंडिंग अप ऑर्डर अगेंस्ट विच रेटिंग एजेंसी? देखो, मैंने आपको बताया रेटिंग एजेंसी, इंडिया रेटिंग, क्रिसिल, ब्रिकवर्क्स, मेरा, ये सारी रेटिंग एजेंसी हैं। रेटिंग एजेंसी साइटिंग मेजर लैप्सेस इन इट्स ऑपरेशन इंक्लूड द लैप्स इन द केस ऑफ भूषण स्टील। देखो, इनमें से एक रेटिंग एजेंसी है जिसका लाइसेंस अभी आरबीआई ने कैंसिल किया है। 6 अक्टूबर 2022 से इनको 6 महीने का टाइम दिया गया कि 6 महीने में अपना कामकाज समेट के आप दुकानदारी बंद कर दो। ठीक है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और क्यों किया है? भूषण स्टील का जो केस हुआ था उसमें इन्होंने जो रेटिंग की थी उसमें काफी सारे फैक्टर्स को इन्होंने ओवरलुक किया। और भी केसेस हुए होंगे, भूषण स्टील तो एक बड़ा केस था इसलिए लाइमलाइट में आया। तो ये रेटिंग एजेंसी है ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका लाइसेंस अभी आरबीआई ने कैंसिल किया है। ओके, ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू पोस्ट इट्स अर्निंग ऑन मेटावर्स? ये कौन सी कंपनी है? रिलायंस, आईडीएफसी फर्स्ट, अडानी ग्रुप और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस कंपनी का नाम है जिसने अपने फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने अपनी अर्निंग्स यानी कि अपने रिजल्ट्स, जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं वो मेटावर्स पे रिलीज किए हैं, वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका सेकेंड पार्ट आप अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।